मैम 60-65 दिन से जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों को घेर रखा है, तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लाचार किसान बॉर्डर पे बैठा है, पर अब जिस तरीके की वीडियो और चीज़ें देखने को हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं, उससे लोगों का ये कहना है कि जो फर्जी किसान बॉर्डरों पर बैठे हैं, अब उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ये तो वेरी फर्स्ट डे से मैं इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि वो किस तरीके के किसान हैं, और ये चारों तरफ से दिल्ली को ही खास करके ये लोग जो निशाना बनाते हैं, तो इनका एजेंडा होता है कि पॉलिटिकली हमें किस तरीके से सरकार को झुकाना है। और मसला भी साफ खुल करके निकल करके आया भी है कि वजह यही है कि किसान जो बिल आया है उसको वापस लेने की बात हो रही है। अगर जिन लोगों ने भी, मैं उनसे अपील करूँगी जिन्होंने बिल को पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ करके आ रहे हैं, उनके लिए मेरा कोई संदेश नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बिल को पढ़ा है तो मैं उस बिल के बारे में डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि इस बिल को अगर आप देखें तो इस बिल में अगर नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली पंजाब और हरियाणा के किसानों को हो रहा है। वजह क्या है इसके पीछे, क्यों उन्हें नुकसान हो रहा है? FCI जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से जो अनाज खरीदा जाता है, और ख़ास करके स्पेशली आप देखें चावल और गेहूँ खरीदा जाता है, और यही चावल गेहूँ जो FCI खरीदती है, अगर वो किसानों से 25 रुपये खरीदती है, तो जितनी भी सरकारें हैं, FCI एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, और जितनी भी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे जो हम मज़दूरों को गांव के कस्बे में या पंचायत के लेवल पे जो आपको पता है कि राशन के तौर पे दिया जाता है कि 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूँ है या 15 किलो फ्री दे दिया गया। ये सारा गेहूँ और चावल जो होता है, आप देखें उसमें दाल नहीं होता है, कोई और चीज़ नहीं होती है, जो भी होता है वो गेहूं और चावल होता है, और उनको सब्सिडी के तौर पे या फिर अनुदान के तौर पे उनको अनाज दिया जाता है, 10 किलो 15 किलो जो भी है। अब आप देखें कि लिंक कैसे बनता है, और ये मैं सिर्फ लिंक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये फैक्ट है, ये बिल से कैसे डेविएट हो रहा है वो फैक्ट है। जो कि पंजाब के किसान जो तहलका मचा रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है? पंजाब के किसान जो उपज करते हैं वो ज़्यादा गेहूँ और चावल का उपज करते हैं, और गेहूं और चावल का उपज क्यों करते हैं? क्योंकि FCI जो है वो सारा गेहूं और चावल जो है वो खरीदती है उनसे 80%। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 80%, अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास जो अनाज की खरीदारी होती है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों का अनाज FCI खरीदता है। तो क्या देश के अंदर 80% किसान पंजाब और हरियाणा में ही हैं क्या? सिर्फ 20 से 23% का जो अनाज की खरीद होती है वो बाकी स्टेट्स में होती है। तो 2 वर्सेस आप कंपैरिजन कर लें कि हमारे देश के अंदर, अगर जिन लोगों को जानकारी हो कि कितने स्टेट्स हैं और कितने किसान हैं हमारे देश के अंदर। दूसरी बात रही कि जो किसान है, जो पंजाब का जो किसान है, वो देखिए एक्चुअल मायने में अगर जमींदारी प्रथा की बात की जाए, जिस समय से जमींदारी प्रथा चली है उस समय से देश के बंटवारे के बाद जो भी कानून लाया गया, जो ज़मीन को सरकार ने लिया या उसके ऊपर उनका जो बहुत 100-100 एकड़ 500-500 एकड़ का ज़मीन होता था उसको ख़त्म किया गया था एक तरीके से। फिर भी आज के समय पे धनाढ्य लोग, जो ज़मींदार का नाम जरूर ख़त्म हो गया, लेकिन जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास आज के समय में ज़मीन है, लैंड होल्डिंग्स है। वही सेम सिचुएशन जो है वो पंजाब में लागू होता है। पंजाब के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो आपको कनाडा में मिलेंगे बैठे हुए, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, वो आपको लंदन में मिलेंगे, जो आप देख भी रही हैं कि वहाँ पे इस तरीके का आंदोलन चल भी रहा है। उन्होंने ज़मीन खरीदा, और बिहार और यूपी के जो लेबर्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के उनकी खेती करते हैं, और जो भी फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो भी वहाँ से फिर उपज होता है वो तो उनका बिल्कुल घर में बैठे बिठाए FCI जाकर के उनसे खरीदती है, और उनको डायरेक्ट उनको पैसा, उनका अमाउंट जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरी बात, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना है। एग्रीकल्चरल का जो लैंड है या प्रॉपर्टी है या फिर जो भी उसका जो अन्न पैदा होता है और उसको हम बेचते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। जो भी आप उसमें कमाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से जो भी कमाई हो रही है, तो कहाँ आघात हुआ है, कहाँ पे बम्बार्डमेंट हुआ है सरकार के द्वारा? सरकार आज देश जो हमारी मोदी जी की सरकार है वो सिर्फ पंजाब के किसान को नहीं देखा जा सकता है, वो पूरे ओवरऑल और इंडिया में हमारे किसान हैं, महाराष्ट्र में किसान है, बिहार में किसान है। वो लोग क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? महाराष्ट्र में तो ये जो कानून की बात हो रही है, ये कानून तो ऑलरेडी लागू है। और ये तो आप देखें कि ये जो सब्जेक्ट है, जो एग्रीकल्चर का और जो खेती का जो सब्जेक्ट है, ये तो कहीं ना कहीं ये स्टेट इशू है। तो वो जाकर के जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, आप उनसे बात करें ना। APMC की बात हो रही है कि क्या ज़रूरी है कि वहीं जाकर के सारा किसान समिति में और बाजार मंडी में ही अनाज को बेचे? आज के समय पे जो देश हमारा ग्लोबल हो चुका है, आप देखें अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसी, जो भी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी जो कंपनी है, वो क्या कर रही है? ग्लोबलाइजेशन ही है ना। आपको US से भी कोई सामान मंगवाना हो, कहीं पे भी आप बैठे हो आप मंगा सकते हैं। लेकिन पहले का जो व्यवस्था था, जो किसान का जो भी बिल था, उसमें था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप नहीं जा सकते, अगर आप जाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब मान लें कि मैं बिहार से आती हूँ, बिहार से मैं कुछ ऑर्गेनिक
मैं ऑर्गेनिक पे भी आऊँगी, लेकिन मैं अभी फूड की बात कर रही हूँ कि कोई भी फसल मैं उपजा रही हूँ, सब्जी है, दाल है, चावल है, अगर मैं चाहती हूँ कि वो ट्रक के थ्रू अगर एक अच्छी क्वालिटी का है, देखिए यहाँ पे क्वालिटी पे भी मसला आ जाता है कि पंजाब के किसान क्वालिटी गेहूँ है वो नहीं उपज होता है, आऊँगी मैं उसके भी ऊपर। तो यूपी के भी बॉर्डर पे मैं दूँ, अगर मैं हरियाणा की तरफ से आ रही हूँ या फिर मुझे जाकर के शिमला में सप्लाई करना है या शिमला का कोई सामान मैं वेस्ट बंगाल ले जाना चाह रही हूँ, तो आप समझिए कि कितने स्टेट को बॉर्डर को मैं क्रॉस कर रही हूँ, तो आखिर हमें कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। और टैक्स जो पे करना पड़ रहा है वो किसान क्या या फिर जो रिटेलर है, जो जहाँ से सामान आम जनता हम और आप खरीद रहे हैं वो घर से देगा क्या? वो अल्टीमेटली तो जो एंड यूज़र है उसके ऊपर ही पड़ना है। तो इससे आप देखें कि सरकार कहीं ना कहीं एक बेहतरीन इनका बिल था कि आपको, और कोई आदमी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कोई जो है दुनिया भर का उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और खाद और यूरिया डाल डाल करके, और जिस तरीके से पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान खेती कर रहे हैं, अगर आप पंजाब और हरियाणा की तरफ अगर आप उस रोड पे मूव करें जो नेशनल हाईवे है आपका, चंडीगढ़ की तरफ आप मूव करें, रोहतक की मैं बात करूँ, मैं बहुत फ्रिक्वेंट विजिट की हूँ, तो मैं वहाँ पर देखती हूँ क्या कि मतलब सीज़न भी नहीं है धान का और वहाँ पे धान की खेती हो रही है। दुनिया भर के लोग जाकर के देखें कि वहाँ पे चावल के मिल्स हैं। क्यों चावल का इतना मील डेवलप हो गया? अनसीजनल जो खेती हो रही है वो हमारे और आपके अंदर एक ऐसा बीमारी पैदा कर रहा है। आज आप देख रही हैं कि कैंसर पहले कभी हम सुनते थे कि एक दो लोगों को हुआ, आज एक बहुत ही कॉमन सा डिजीज हो गया है। किन चीज़ों से हुआ? हम जहर खा रहे हैं। लिटरली ये किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये हमें जहर परोस रहे हैं। लेकिन जो किसान जो अगर मान लें, आज वो एमएसपी की भी बात करें, एमएसपी कैसे फाइनल कर दिया जाएगा? कोई इंसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कोई उसमें दुनिया भर का खाद दे रहा है, किसी का प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, तो उसका कॉस्ट हमारा ज़्यादा होगा। और जो फर्टिलाइजर्स डाल करके वो भी अगर कहेंगे कि मैं भी, तो एमएसपी सरकार किस बेसिस पर डिसाइड करे? तो बिल में या तो बिल के अंदर ढेर सारे चेंजेस की थोड़ी बहुत ज़रूरत है कि उतने फूड जो लैब टेस्टिंग लैब्स है वो लगाए जाएं। अब टेस्टिंग लैब जब लगाया जाएगा तो लोग कहेंगे क्या कि ये तो अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज जब बना दिया गया तो कहा जा रहा है एफसीआई का कितना कोल्ड स्टोरेज था? कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं था। और सारा का सारा हमने देखा है कि किस तरीके से अनाज सड़ रहा होता था। लेकिन जो जनता जो भूखी मर रही है, हमारे देश के अंदर गरीबी कमी नहीं है, वो हमारा बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उस लाइन के नीचे का अगर आप धरातल पे जाकर के देखें तो वो हाल बहुत ही बुरा है, बहुत ही विषम परिस्थिति में वो लोग जीते हैं। तो जो हमारी सरकार है, आज तक किसी सरकार ने ये कोशिश नहीं की। और देखिए ये फलीभूत होना स्वाभाविक है क्योंकि मोदी जी का इंटेंशन क्लियर है। ऑपोजिशन यहाँ पे ये भी बात है मैम, यहाँ पर ये भी बातें उठ रही हैं कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो प्रोटेस्ट में इस तरीके की चीज़ें भी देखी जा रही हैं कि कहीं पे नारे लगाए जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, और अब इस तरीके से कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है इस आंदोलन में, मारपीट के, वो भी पुलिस पे आरोप लगाने के लिए कि आप इस तरीके से आरोप दो। जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए पीएम मोदी पे तो मैं कभी भी शक कर ही नहीं सकती हूँ अभी तक। और इसलिए नहीं शक करती हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। जो लोग आजकल एक वो ट्रेंड बनाकर चल रहे हैं ना, अंधभक्त नहीं हूँ। उनके पॉलिसीज़ को मैं पढ़ती हूँ। मैं नीति आयोग की साइट पे आप जाकर के देखिए, उनका सारा पंचायत को लेकर के क्या पॉलिसी है। 370 तो एक अलग मुद्दा था। चीज़ें निकल कर आ रही हैं किसान प्रोटेस्ट में, तो जनता ये कह रही है कि जो फर्जीवाड़े का आंदोलन है इसकी पोल पट्टी खुल गई। इस तरीके की बातें हमारी जनता कर रही है। अरे बिल्कुल, आप देखिए मैं रिसेंटली अभी देख रही थी कि एक महिला हैं, वो कह रही हैं अपने आप को कि मैं भगत सिंह की भगनी हूँ। अगर मुझे कुछ करना है समाज और देश के लिए तो मुझे उसके पीछे एक आइडेंटिटी नहीं चाहिए कि मैं नरेंद्र मोदी की बहन हूँ या नरेंद्र मोदी की मैं बेटी हूँ। ये लोग आकर के भगत सिंह का, अभी तक तो इन्होंने जो सत्यानाश किया महात्मा गांधी का, क्या बहुत सारे लोगों का सत्यानाश किया। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में लीडर्स रहे हैं जो बेहतरीन काम किया है, लेकिन जिनके पुत्र पुत्री और भगना भगनी इस तरीके के लोग सामने आते हैं और वो कहते हैं कि हमने ये किया है, वो उनका नाम को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब तो सब कुछ हो गया, एक भगत सिंह की अब भगनी आ जा, और जो भगत सिंह के नाम पे आज भी लोगों के अंदर वो एक खून खौलता है कि देश के लिए उन्होंने क्या किया, और हर लोग ये डिमांड करते हैं और अपने अपने तरीके से लोग भगत सिंह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर लोग भगत सिंह को अपना देख रहा है। भगत सिंह के अब एक भगनी को और कोई चैनल ढूंढ करके नहीं लाता, एनडीटीवी वाले इसको ढूंढ करके ले करके निकाल करके आते हैं। क्या इंटेंशन को करना है तो करें ना, भगत सिंह का टैग लेकर के उनका नाम को क्यों सत्यानाश कर रही हैं? भगत सिंह की भगनी है तो कौन सा बड़ा वो जाकर के झंडा गाड़ देंगे, पहले वो झंडा गाड़ के दिखाएं। भगत सिंह का नाम लेकर के भगत सिंह को बदनाम ना करें, चंद्रशेखर का नाम लेकर के चंद्रशेखर को बदनाम नहीं किया जा सकता है। और इस तरीके के लोगों को जनता को समझना होगा। एग्रीकल्चर का मुद्दा, वहां पे भगत सिंह की बहन क्या कर रही है भाई? अगर करना है, ये जो सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं जो सोचते हैं कि हम जैसे एक टिकैत हैं, अब पता नहीं यहाँ के लोग किस तरीके का अनाज खाते हैं। तो मैं जनरल देख रही हूँ कि क्या ट्रेंड है कि जो बाप है
तो पॉलिटिशियन तो बेटा पॉलिटिशियन बन गया क्योंकि वो ट्रेंड चलता रहा है, क्योंकि हम सीखते जा रहे हैं। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता? डॉक्टर क्यों नहीं हो सकता बिना पढ़े लिखे हुए? देयर इज नो नीड टू गो टू द कॉलेजेस। भगत सिंह की भगनी अगर भगत सिंह का खून और जज्बा लेकर के आ सकती हैं, तब तो मैं कह सकती हूँ कि उस तरीके से आप अगर जाति व्यवस्था देखेंगे जिसके ऊपर हम बार बार आघात करते हैं, तो फिर तो उसके अंदर फिर से जाना होगा। देश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है, एक मैं कह सकती हूँ कि लोगों, सरकार के पास जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, उनसे मैं एक सविनय विनती करना चाहूँगी कि अच्छा काम जो होता है दो देश के हित के लिए होता है, देश की जनता के लिए हित होता है। जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट के द्वारा जो कुछ काफ़ी सारे लोगों को लाया जा रहा है, उन्हें मारपीट की जा रही है और उनसे ज़बरदस्ती बयान जो दिलाए जा रहे हैं, इस तरीके से अराजकता फैलाने की बातें क्यों निकल कर आ रही हैं इस प्रोटेस्ट में? तो जब एक तरफ ये आंदोलन किसानों का है, तो उसमें वो सारी चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं जो एक आम प्रोटेस्ट में चलती हैं? या तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो अराजकता फैला सकती हैं, जो कि दिल्ली में दंगे भी करा सकती हैं। इस तरह की चीज़ें क्यों देखी जा रही हैं इस आंदोलन में? लोग इस सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे सवाल, इन आंदोलन चल रहा है उनसे, इन सारी चीज़ों को लेकर जनता सवाल कर भी रही है कि आंदोलन है या फिर क्या है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि फर्जीवाड़े का आंदोलन है और सारी सच्चाई निकल कर सामने आ गई है, जिन लोगों ने किसानों को बरगलाकर बॉर्डरों पर बिठा रखा है। मैं यही बात तो कही, उसमें भगत सिंह का मैं जिक्र की। ये जो मीडिया वाले हैं, जिनको कहीं ना कहीं अभी घर बैठने के लिए उनको मिल गया, उनके पास कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं है, मैं उनका स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूँगी, अदरवाइज मुझे शायद नाम लेने में कोई हिचक भी नहीं है। अविशार शर्मा है, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हैं। क्या ये लोग कर रहे हैं? जब ये मीडिया में बैठे हुए थे उस समय पे किसान के हित की बात इन्होंने क्यों नहीं करी कि क्या होगा, ये हो रहा है तो सरकार ऐसा कर रही है? क्या कभी किसी सरकार ने गलत नहीं किया था? किसी दशक में 10-10 साल का भी अगर मैं अंतराल ले लूँ तो 70 साल, 75 साल में, 72 साल में आज तक किसी जो सरकार रही वो कोई भी गलत नीति उनकी नहीं रही। जितनी गलत नीतियां वो मोदी के लिए ही है, और यही लोग हैं जो आग में कहते हैं ना घी का काम कर रहे हैं, और ये चिंगारी लिटरली लगा रहे हैं। और लोगों को समझना होगा, आम जनता गुमराह हो जाती है इन लोगों को सुन करके और देख करके। ये जितने भी फेक लोग बैठे हुए हैं वो अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान के लिए इतनी अगर समझ है, मैं तो कहूँगी कि ये जितने भी मीडिया वाले लोग हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए। ना तो इनको अक्ल है किसी पॉलिसी को अंडरस्टैंड करने की, ना ही इनको कॉन्स्टिट्यूशन की अक्ल है। जब तक आपको संविधान की बारे में समझ नहीं हो कि चीज़ों को कानून से कैसे आप जोड़ करके आप देख सकते हैं, तब तक आप लोगों में किस तरीके का बात बोल रहे हैं, कर रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं। देश के अंदर क्या और भी किसान नहीं थे? मैं आपको बात कर रही हूँ, आज जो आप बिजली जला रही हैं दिन रात, ट्यूबलाइट, और खास करके बॉलीवुड में तो एक बार एक दिन के लिए करंट पावर सप्लाई नहीं होता है तो लोगों को बहुत मुश्किलें हो जाती है, और अमिताभ बच्चन जैसे लोग ट्वीट करने लगते हैं कि देयर इज़ नो पावर। आपको पता है कि पावर किस तरीके से जनरेट होता है? जब डैम बन रहा है, डैम से बिजली पैदा की जा रही है, और उस डैम पर कितने किसान विस्थापित होते हैं। तो अगर आपको ध्यान रखना है तो कीजिए ना, आप डेली दिन की दिनचर्या में, जो डेली दिन की दिनचर्या है उसमें भी आप किसानों का ध्यान रख सकते हैं, उसमें भी आप भूखे लोगों का ध्यान रख सकते हैं कि आप बिजली का बेवजह अगर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे यूज़ ना करें। ये जितनी स्वरा भास्कर है, मैं जिसका भी आप XYZ का नाम ले लीजिए, इन लोग आधा कहते हैं ना कि 25%, 10% कहीं से नॉलेज इन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया, और उसके बेसिस पे ये लोग जो चाहती हैं बोल जाती हैं, और देश की जनता और देश की जो मीडिया है खास करके वो उन्हीं को दिखा रही है। आप कहीं पे भी देखें, आम जिनको समझ है वो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, जिनको इन चीज़ों की समझ है किसान बिल को लेकर के। मुझे लगता है कि देश के अंदर हर पंचायत लेवल पे एक गोष्ठी होनी चाहिए, और वहाँ से फिर वो चीज़ें निकल करके आए कि, और खास करके मोदी जी की सरकार में तो देख ही रही हूँ कि 1.5 साल का उन्होंने इसको एक्सटेंशन भी दे दिया है किसान बिल को। तो 1.5 साल में जहाँ भी पंचायत है, 2.5 लाख हमारे देश के अंदर पंचायत है, और लगभग 5.5 लाख हमारे देश के अंदर गाँव हैं, तो किसान ही खेती कर रहे हैं। तो वो सारे किसान पंचायत के लेवल पर, सरकार भी पहुँच सकती है वहाँ पर, और वो पंचायत के लेवल पर जो भी वो कहना चाह रहे हैं एक रिटर्न में एक अपना सबमिट करें सरकार को, और सरकार को उसके बेसिस पे एक जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, खास करके मैं कहूँगी सरकार को टैक्स पेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टैक्स पेयर को बुजुर्गा वर्ग जिसे कहा गया है वो बहुत बड़ी भूमिका हमेशा देश के आंदोलन में, देश के लिए जो भी अच्छा काम हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ है, उसमें एक भूमिका निभाया है। उन लोगों को बुलाया जाए जिनको एग्रीकल्चर की समझ है, जिनको पंचायत की समझ है, जिनको रूरल की समझ है, जिनको गाँव की और रूरल डेवलपमेंट की समझ है, उन लोगों को बुला करके और सरकार उनसे बात करे, और इन पंचायतों से एक लेटर मंगवाया जाए पंचायत के लेवल पे ग्राम सभा करके, और तब इसमें एक फाइनल कॉल 1.5 साल के बाद से सरकार ले। फिर भी तो इनको खुजली मची हुई है, फिर भी ये सोच रहे कि 1.5 साल तक तो ये टाल देंगे, तो हमारा फिर उस बीच में क्या होगा? हम तो हाँ फिर नए तरीके से पूरा का पूरा सेटअप बनाना होगा, टेंट्स एंड कियोस्क बनाना पड़ेगा, एयर कंडीशन सारा का सारा कियोस्क होगा, उसके अंदर बैठ करके किसान आराम से रहेंगे। और तो फिर वो सिंह बॉर्डर जो जहाँ पे भी वो जिस भी टिकरी बॉर्डर या जहाँ पे भी कर रहे हैं, फिर से एक नए तरीके से करना पड़ेगा, तो परेशानी होगी। तो इसलिए अननेसेसरली का घमासान मचा हुआ है, और
घमासान मचने का वजह एक ही है कि मोदी जी की अच्छी नीतियों को नकार देना जो देश के हित में नहीं है। सोचना होगा, देश की जनता को सामने आना होगा। और मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं महाभारत में बहुत सारे वीर हुए, योद्धा हुए, कृष्ण भी हुए, लेकिन हम जिस तरह से कर्ण को याद करते हैं, दानी कर्ण वो कैसे बन गए, उनके पास तो कुछ था नहीं। लेकिन उतनी मैं उसके विश्लेषण में नहीं जाऊंगी, लेकिन कर्ण को लेकर के, और कर्ण मुझे हमेशा से मुझे वो कहीं ना कहीं प्रेरित हूँ मैं उनसे। और एक दिनकर जी की 2 लाइनें हैं कि सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। आंख मूंद करके जो सारे बेवकूफ़ लोग लड़ रहे हैं और देश की जनता को बरगला रहे हैं, लेकिन एक उसमें से कर्ण भी होता है जो कभी अपनी नीतियों से कभी वादा खिलाफी नहीं करता है, चाहे वो दुर्योधन का साथ दिया हो, चाहे वो कृष्ण के प्रति जो उसकी बातचीत हुई थी और उसमें जो उन्होंने वादा किया था कृष्ण से, कुंती से भी वार्तालाप है, आप कभी सुने दिनकर की जो रश्मि रथी है उनमें इन लाइनों का जिक्र है कि किस तरह के तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जिया। अरे मरते तो सभी हैं, जीना तो कहा तो उसी को वीर पुरुष कहा गया, महान पुरुष और युग पुरुष तो ही कहलाते हैं जिनके जीने की जो शैली होती है जो कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं होते हैं। मोदी जी को मैं उस लेवल पे देखती हूँ और मोदी के लिए, और कहीं आप देखें कि योगी जी ने, अभी मैं रिसेंटली मैं सुन रही थी कि उन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कहते हैं, किसान बिल की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लोग जो दिल्ली में शुरू से रह रहे हैं, जिनका बचपन दिल्ली में बीता, वो क्या जानेंगे। जो गमला में धान की खेती करे वो हमें धान और चावल की, गेहूं की खेती के बारे में सिखाएं। तो योगी हों और मोदी तो अल्टीमेट हैं और देश की जनता ने उनको दिया है ये काम करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि 1.5 साल अगर उन्होंने वक्त लिया है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे उनकी नीति जरूर निर्धारित की होगी उन्होंने, और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो उनकी ताकत बने, उनकी शक्ति बने और देश को एक नई और दिशा दें और नई दशा और दिशा दें। और मोदी जी के लीडरशिप में आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड आई एम ऑलवेज praise about what Modi is doing at this point of time for the betterment of the country, for the betterment of the people of the country. Thank you. धन्यवाद मैम।